सामाजिक न्याय की पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज इस पाठशाला के 10वें हिस्से में हम लोग रामस्वरूप वर्मा और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा पर बात करने जा रहे हैं। सामाजिक न्याय की जो समझ बनती है उसमें बार बार एक सवाल उभरता है कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है। और मैं अक्सर इस पाठशाला व्यवस्थित तरीके से रखा जाए कि सामाजिक न्याय की पाठशाला इस बात को लेकर के बहुत स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय की वैचारिकी क्या है, और वह वैचारिकी आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय के आधार पर एक देश को मुकम्मल बनाने में जो एक वैचारिक बुनियाद है उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। आपसे एक सवाल है मेरा कि क्या आपने कभी अर्जक संघ का नाम सुना है? अर्जक संघ। और अगर सुना है तो अर्जक का अर्थ क्या होता है? अर्जक संघ ने क्या काम किया? आपने कभी एक नारा सुना है? मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की संगठन में, लोहिया की अगुवाई में जो नारे चलते थे, मैं एक बार उसको पढ़ता हूं, सुनिएगा। सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजकाज का 60% पिछड़ा वर्ग के हाथ में हो। 100 से कम न 1000 से ज्यादा सोशलिस्टों का यही इरादा। ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले नखरा तोले, अच्छा खाए करे न काम। नीची जात की क्या पहचान, करे काम पर सहे अपमान। और उसके बाद उत्तर भारत में एक नया नारा गूंजा। ये नारा आपने अगर लोहिया को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो संसोपा ने बांधी गांठ, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। अब एक दूसरा नारा जो उसके बाद आजाद भारत में लगता था, उसको सुनिए। जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। पूंजीवाद और साम्यवाद, दोनों से दुनिया बर्बाद। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, शोषित समाज दल जिंदाबाद। अब आप एक सवाल सोचिए कि लोहिया ने नारा दिया कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और फिर बाबू जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा के गठजोड़ से जो एक नया दल बना था, शोषित समाज दल, उसका नारा था 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। 100 में 90 शोषित हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि आपके जहन में जो पूरे भारत की संकल्पना है उसमें शोषित शब्द की मानी क्या है।
और वे किन मायनों में शोषित हैं, इन शोषितों के भीतर कौन लोग आते हैं जिनका 90 भाग है। 100 में 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है धन, धरती और राजपाट। इन 3 शब्दों को बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पाठशाला में इसी पर जिक्र है। धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो यहां से पूरा किस्सा शुरू होता है रामस्वरूप वर्मा और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को बिहार का लेनिन और बाद में हिंदुस्तान शोषित दल ने यह दावा किया कि वो भारत के लेनिन हैं। और लेनिन से आप वाकिफ होंगे, महान कम्युनिस्ट नेता जिनकी अगुवाई में 1917 में रूस की क्रांति होती है, जिन्होंने मार्क्स की पूरी वैचारिकी को तमाम मुखालफत और समर्थन के बाद एक नए मुकाम तक पहुंचाया और एक सर्वहारा की क्रांति का 1917 में रूस की क्रांति के जरिए जिक्र होता है। क्या आपने कभी सुना है कि बिहार लेनिन कहा जाता है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को? तो क्या आपने यह समझा, जाना कि लेनिन क्यों कहा जाता है बाबू जगदेव प्रसाद को? और दूसरा सवाल जहां से मैंने बात शुरू की थी, अर्जक संघ क्या है, अर्जक शब्द के मानी क्या है? और तब हम लोग क्रमशः बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा से पहले रामस्वरूप वर्मा पर बात करते हुए यह आज की पाठशाला में हम जिक्र करेंगे कि अमूमन सामाजिक न्याय की पूरी वैचारिकी के साथ दिक्कत यह हुई कि यह वैचारिकी सांस्कृतिक और सामाजिक धरातल पर खड़ी हुई लेकिन राजनीति की शिकार हो गई। बेशक इस सामाजिक न्याय की वैचारिकी के चलते उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में तो व्यवस्थित परंपरा मिलती है सामाजिक न्याय की, राजनीति की, और जो अभी भी चली आ रही है जिसमें पेरियार की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन उत्तर भारत की राजनीति में अक्सर इन शब्दों के अर्थ से एक बाइपोलर पॉलिटिक्स खड़ी हो गई। एक तरफ शब्द हुए ब्राह्मणवाद, मनुवाद, और दूसरी तरफ शब्द हुए बहुजन, शोषित, और रामस्वरूप वर्मा ने शब्द दिया अर्जक। एक बार दिक्कत को समझना होगा कि जैसे ही ब्राह्मणवाद शब्द आता है हमारे तमाम ब्राह्मण लोग नाराज हो जाते हैं। जैसे ही शोषित, शोषक और सोशल जस्टिस की बात होती है वैसे ही एक वैचारिकी का दायरा सिमटा हुआ दिखता है और हम अक्सर पॉलिटिकल पार्टियों की बहसों में रह जाते हैं। और ये बहसें इसलिए खड़ी की गई कि जो 90 भाग जिसको बाबू जगदेव प्रसाद अपने नारों में कहते थे, कहीं वो 90 भाग एकजुट न हो जाए। इसलिए दलित वर्सेस ओबीसी वर्सेस अल्पसंख्यक, महिलाओं की हिस्सेदारी की बात छोड़ देना और बहुत गड्ढ-मड्ढ करके सामाजिक न्याय की एक समझ बनाई गई। जैसे ही हम फूले, पेरियार, अंबेडकर से होते हुए लोहिया तक आके रुक गए, बहुत हुआ तो कांशीराम पर बात किया, वहां ये बातें रह जाती हैं कि असल में सामाजिक न्याय की वैचारिकी क्या है और कैसे ये एक वाकई 90% शोषितों के एकजुट होने की बात है। इन दो विचारकों के जरिए हम ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि असल में सामाजिक न्याय की वैचारिकी क्या है, और जिसको लेकर के विमर्शों में अक्सर एक मिथ फैलाया गया और जिसका व्यवहारिक खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि हम लोग आज कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन एकता बने लेकिन वो हकीकत में नहीं बन पा रही। उसकी चुनौतियां इन बातों पर बात करते हुए समझ में आएंगी। रामस्वरूप वर्मा को भारत में जैसे कबीर ने अपना घर फूंका, जो घर जारो आपने सो चले हमारे साथ। कबीरदास को जिस तरह से राजनीतिक रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन रामस्वरूप वर्मा को आधुनिक कबीर, राजनीति का कबीर कहा जाता है। और उनका नारा, अर्जक संघ का नारा, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, पुनर्जन्म और भाग्यवाद
इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद। तो लोहिया के 60% तबके की बात को रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 90% शोषितों के फलक तक विस्तारित किया और जो मजलूम है उनको एक शब्द में खड़े होने की बात कही और समानता मानवता की बात कही। इकबाल का वो शेर याद आता है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये है सामाजिक न्याय की विचार की कि सबको बराबरी का हक मिले, किसी की हकमारी कोई न करे। और फिर कोटेशन आप समझिए, रामस्वरूप वर्मा पर बात करते हुए उनके कोटेशन को आप सुनिए और समझ में आएगा कि सामाजिक न्याय की विचार की असल में क्या है। समाज का पिछड़ा वर्ग जिसमें शिल्पकार और महत्कश वर्ग शामिल हैं, अपने श्रम कौशल से अर्जित करते हैं। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है ना लेबर, वैसे ही श्रम को के जरिए अर्जित करने वाले लोग अर्जक माने गए और जिन्होंने दूसरे के श्रम पर परजीवी बनकर, श्रमजीवियों के श्रम पर परजीवी बनकर के श्रम का दोहन किया, शोषण किया, उन्हें अनर्जक कहा गया। तो ये अर्जक शब्द अपने श्रम कौशल से अर्जन करते हैं, जब उसको खर्च करने, लाभ उठाने की बारी आती है तो पंडा, पुरोहित, व्यापारी, दुकानदार सब सक्रिय हो जाते हैं। धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर तरह तरह के कर्मकांडों, आडंबरों, ब्याज और दान दक्षिणा के नाम पर वे उसकी मामूली आय का बड़ा हिस्सा हड़प कर ले जाते हैं। धर्म मनुष्य की बौद्धिक आत्मनिर्भरता, उसके वास्तविक प्रबोधीकरण में सबसे बाधक है। लेकिन जब भी कोई उसकी ओर उंगली उठाता है, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग तुरंत परंपरा की दुहाई देने लगता है। इस मामले में हिंदू विश्व भर में इकलौते धर्मावलंबी हैं जो पूर्वजों के ज्ञान पर अपनी पीठ ठोकते हैं और कुछ न होकर भी सब कुछ होने का भ्रम पाले रहते हैं। तर्क और बुद्धि विवेक की उपेक्षा करने के कारण कूप मंडूकता में जीते हैं। सामाजिक न्याय के विचार की एक दूसरा कोटेशन पढ़ता हूं रामस्वरूप वर्मा का, इससे आप बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। शोषित समाज दल, अभी आएंगे उस पर विस्तार में कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा बिहार में समाज दल चलाते थे। शोषित दल और समाज दल रामस्वरूप वर्मा का था और दोनों मिलकर के शोषित समाज दल बनाए। शोषित समाज दल इस उच्च वर्णीय और उच्च वर्गीय नेतृत्व को एकदम खत्म करने का संकल्प लेता है और इस निचले वर्ण और निचले वर्ग के करोड़ों लोगों में से नेतृत्व सृजित करने के लिए कृत संकल्पित है। शोषितों का राज शोषितों द्वारा शोषितों के लिए सही जनतंत्र होगा। हमने सुना होगा, अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता पर शासन। शोषितों द्वारा शोषितों का राज शोषितों के लिए सही जनतंत्र होगा। किसी भी स्थिति में शोषित समाज दल का नेतृत्व उच्च वर्णीय लोगों के हाथ में नहीं होगा। दूसरा कोटेशन, सभी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए, सभी को राष्ट्रीयकृत विद्यालयों में पढ़ना अनिवार्य हो ताकि समान शिक्षा पा सकें सभी। यह है सामाजिक न्याय। और हम अगर सामाजिक न्याय में शिक्षा और सबकी आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी दूर करके बराबरी की बात नहीं करते तो हम सामाजिक न्याय की बात नहीं करते। कोटेशन देखिए रामस्वरूप वर्मा का, बिना सामाजिक बराबरी के आर्थिक व राजनीतिक बराबरी की लड़ाई दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं लड़ी गई। इन दलों का ब्राह्मणी, यानी जितने भी दल उस समय सक्रिय थे राजनीतिक दल का ब्राह्मणी नेतृत्व इस ऐतिहासिक सत्य को झुठलाने का असफल प्रयास करता रहा है। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना अस्वाभाविक न होगा कि ब्राह्मणी नेतृत्व में सामाजिक समता की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए समाजवाद की कल्पना करना उतना ही काल्पनिक होगा जितना गधे के सर पर सींग उतारना। और तब बात होती है रामस्वरूप वर्मा की, और रामस्वरूप वर्मा एक ऐसे विचारक हैं जिनके समग्र लेखन को सम्यक प्रकाशन ने भगवान स्वरूप कटियार के संपादन में 2 भागों में प्रकाशित किया। रामस्वरूप वर्मा संग्रह समग्र भाग 1 और भाग 2। इन 2 भागों में
बेसिकली विस्तार से रामस्वरूप वर्मा ने जो लिखा है उसका संकलन है। जैसे भाग 1 में उनकी 3 प्रसिद्ध किताबें, क्रांति, क्यों और कैसे, ब्राह्मण महिमा, क्यों और कैसे, मानववाद बनाम ब्राह्मणवाद, इनका संकलन है भाग 1 में। और भाग 2 में उनके और छोटे छोटे जो लेख थे और छोटी छोटी पत्र हैं, उनके तमाम चीजें, उनको संकलित किया गया है। मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, निरादर कैसे मिटे, आत्मा, पुनर्जन्म मिथ्या, मानव समता, क्यों, कैसे और क्या, महामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, साहित्य की जप्ती और बहाली, मानववादी प्रश्नोत्तरी, अछूतों की समस्या और समाधान, देश में एक ही राजनीतिक विकल्प और किस तरह से वो अपने लोगों की बात करते हैं, वैवाहिक कुरीतियां और आदर्श विवाह पद्धति, शोषित समाज दल का सिद्धांत, वक्तव्य, कार्यक्रम और विधान, अर्जक संघ का सिद्धांत, वक्तव्य और कार्यक्रम। ये 2 किताबें हैं। मैंने रामस्वरूप वर्मा के बारे में इनसे कुछ इंटरनेट से चीजों को जुटाया है। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के लिए सम्यक प्रकाशन से ही बड़े प्रसिद्ध सामाजिक चिंतक हैं, विश्लेषक हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह और शशि कला जी के संपादन में ये किताब आई है, जगदेव प्रसाद वांग्मय। इससे मैंने कुछ चीजें ली हैं। बाबू जगदेव प्रसाद के पहले जब हम रामस्वरूप वर्मा पे बात करते हैं तो इनका जन्म 22 अगस्त 1923 को कानपुर के गौरीकरण गांव में पिछड़ी जाति में किसान परिवार में हुआ। इनके पिता वंशगोपाल और माताजी का नाम सुखिया देवी था। 1949 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी में एमए किया, उसके बाद कानून की डिग्री हासिल की और फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण हुए। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस सेवा को छोड़ दिया। 1957 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भोगनीपुर विधानसभा से विधायक रहे, तब उनकी उम्र मात्र 34 साल थी। और रामस्वरूप वर्मा 7 बार विधायक रहे, पहले सोशलिस्ट पार्टी में, और ये लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक और वैचारिक साथी थे। बाद में कुछ मतभेदों रामकृष्ण के लेकर के जो लोहिया की समझ थी, धर्म को लेकर जो लोहिया की समझ थी, उससे इनका मतभेद होता है और रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद कुशवाहा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ते हैं और फिर अर्जक संघ और उसके बाद शोषित समाज दल का गठन करके ये लोग अपना काम करते हैं। तो 57 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर रामस्वरूप वर्मा पहली बार विधायक बनते हैं। 67 में वे उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की सरकार में वित्त मंत्री बनते हैं। 67-68 में उत्तर प्रदेश के में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी, तो वो वित्त मंत्री बनने के बाद 20 करोड़ रुपए लाभ का बजट पेश किया। और उसके पहले बजट आमतौर पर लाभ के नहीं होते थे। इस बजट में उन्होंने सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण जैसे लोकोपकारी कार्य हेतु उसमें 1.5 गुना वृद्धि की उस बजट में। महंगाई भत्तों को, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाया, किसानों के लिए तमाम सुविधाएं की और उस सब के बावजूद चमत्कारिक ढंग से एक लाभ का बजट पेश किया और जिससे इनकी बहुत लोकप्रियता हुई। किसानों को लेकर के जो समझ है वो उत्तर भारत की राजनीति में दिखती है। एक बार पत्रकारों से बात करते हुए रामस्वरूप वर्मा ने कहा कि उद्योगपति और व्यापारी लाभ हानि को देखकर अपना व्यापार चुनते हैं, अपना उद्योग चुनते हैं। घाटा बढ़े तो तुरंत अपना धंधा बदल लेते हैं, लेकिन किसान नफा हो या नुकसान किसानी करना नहीं छोड़ता। बाढ़ सूखा झेलते हुए भी वह खेती में लगा रहता है। वह उन्हीं मदों में खर्च करता है जो बहुत जरूरी है, जो उसकी उत्पादकता को बनाए रखें। इसलिए किसान से अच्छा अर्थशास्त्री कोई नहीं होता और इसलिए सामाजिक न्याय की पूरी वैचारिकी में किसान चेतना को बहुत गहरे अर्थों में तवज्जो दी। और उसके बाद उन्होंने 1 जून 1968 को अर्जक संघ की स्थापना की। इसके प्रचार प्रसार के में उनका साथ दिया, जिसमें पिछली बार पाठशाला में हम लोगों ने बात की थी, उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले ललई सिंह यादव और बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने। इस आंदोलन में उनके बाकी साथी थे महाराज सिंह भारती, मंगलदेव विशारद और तमाम लोग। इनका उद्देश्य सामाजिक न्याय की लड़ाई को विस्तार देना था। ऊंच नीच, छुआछूत, जातिपात, तंत्रमंत्र, भाग्यवाद, जन्म, पुनर्जन्म आदि तमाम तरह के ब्राह्मणवादी कल्चरल हेजेमनी को चैलेंज करते हुए ये लोग अर्जक संघ के जरिए दबे कुचले लोगों को इस ब्राह्मणवाद के चंगुल से मुक्त करने का एक रेडिकल मूवमेंट चला रहे थे।
ये संघ, अर्जक संघ 14 प्रकार के मानववादी त्योहारों को मनाता था, शिक्षा की बात करता था और तुलसी जयंती का विरोध किया। और उसके बाद कुछ अर्जक संघ पर भी विस्तार में बात करेंगे। 1968 में वर्मा जी ने सोशलिस्ट पार्टी छोड़ दिया, रामस्वरूप वर्मा ने, और उसके बाद उन्होंने 25 अगस्त 1967 को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो दल चलाते थे, शोषित दल, उसके साथ मिलकर के अपने समाज दल का गठन एकजुट करके किया और उसका नाम रखा शोषित समाज दल। और 1 जून 1969 को अर्जक अखबार निकालते थे। उसके बाद 1969 में निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। 7 अगस्त 1972 को फिर से जब शोषक समाज दल का गठन होता है तो खुद उसके अध्यक्ष बनते हैं और बाबू जगदेव प्रसाद उसके महामंत्री बनते हैं। इसका उद्देश्य समाजवाद और मानवतावाद की राजनीति को स्थापित करना था। अर्जक संघ को कमेरे वर्गों का एक संघ बोला जाता है और किस तरह से यह ब्राह्मणवाद, मनुवाद और तमाम तरह के कुरीतियों के खिलाफ उत्तर भारत के आम जनता के बीच बहुत जनवादी काम करता है। सच्ची रामायण पुस्तक पर जब प्रतिबंध लगा था तो उन्होंने ललई सिंह यादव की मदद की, जो 14 मई 1971 को उस पुस्तक को फिर से बैन हटाया गया। 1980 और 89 के विधानसभा चुनावों में भी शोषित समाज दल के सदस्य के रूप में रामस्वरूप वर्मा चुनाव जीतते हैं और 1991 में 6ठी बार फिर से चुनाव जीतते हैं। शोषित दल के मिशन पर उनका विचार था, वो विचार आपको सुनने की जरूरत है। वर्तमान शासन 2 अतियों से गुजर रहा है, या तो बहुत बड़े कारखानों की स्थापना हो रही है या फिर भूखों मरने वाली हाथ चलित कुटीर उद्योगों की व्यवस्था की जा रही है। कहना न होगा कि ये दोनों ही रास्ते देश की संपन्नता में बाधक है। 1/4 अश्वशक्ति लेकर 20 हार्स पावर तक की शक्ति से चलित कुटीर उद्योगों का विकास करके उत्पादन व संपन्नता को बढ़ाना होगा। यानी बड़े बड़े जो उद्योग थे उससे आर्थिक गैर बराबरी बढ़ती है, ये इनका मानना था। और इनका कहना था कि अधिक से अधिक लोगों को काम मिले और पूंजी कुछ हाथों में इकट्ठी होने से रुके और हर व्यक्ति को सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ अर्जन करने का मौका मिले। इसलिए बड़े कारखाने वहीं लगाए जाने चाहिए जहां वस्तुओं पर कुटीर उद्योगों का इस्तेमाल संभव न हो। शोषित समाज दल इस नीति को दृढ़ता से अपनाएगा ताकि बेकारी मिटे, बेरोजगारी मिटे, समाज की संपन्नता बढ़े और कुछ हाथों में पूंजी संचय न होकर सारे देश के आम लोगों की संपत्ति बने। इसलिए जो वामपंथी मार्क्सवादी विचारधारा थी वो कैसे सामाजिक न्याय के भीतर समाहित है, जो बात मैं अक्सर बार बार कहता हूं, उसको समझने के लिए आपको रामस्वरूप वर्मा और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को समझना बहुत जरूरी है। और इन्होंने कम्युनिस्टों की आलोचना की थी। रामस्वरूप वर्मा कहते थे कि आर्थिक संपन्नता आने पर सामाजिक समानता हो जाएगी, यह कम्युनिस्टों का सबसे गलत मूल्यांकन है। आर्थिक गैर बराबरी दूर होने से सामाजिक गैर बराबरी दूर नहीं होती और इसके अर्थ में उन्होंने तमाम किताबें लिखी। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा पर बात करने से पहले कुछ बातों का जिक्र करूंगा। मैं कोटेशन पढ़ रहा हूं जो कि बहुत विस्तार में है, मैं बहुत संक्षेप में कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें आप बाबू रामस्वरूप वर्मा पर जानें और फिर पढ़ें। ध्यान से समझिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट अपने को डी कास्ट और डी क्लास नहीं कर पाए और भारतीय परिप्रेक्ष्य में मार्क्सवाद को वैचारिक स्वरूप नहीं दे पाए जो माओ और लेनिन ने दिया। वे ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद को सर्वहारा का बराबर का दुश्मन मानते हैं। यानी भारत में जो अर्जक संघ है ये दोनों को, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों को बराबर का दुश्मन मानता है। कई मायनों में ब्राह्मणवाद ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए पूंजी तो उदार हो जाती है लेकिन ब्राह्मणवाद कभी उदार नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे कम्युनिस्ट वैचारिकी और सोशल जस्टिस की वैचारिकी में एक एका है। ये अर्जक संघ लगातार कर्मकांडी मनुवादी स्मृतियों को जलाता है। वो विधानसभा में अर्जक संघ के लोग और फिर शोषित समाज दल के लोगों ने रामायण के पन्ने फाड़े, तुलसी का विरोध करते थे और ब्राह्मणवादी कर्मकांड का विरोध करते थे।
मैं एक पत्र पढ़ रहा हूं, आप समझिएगा। उस समय राष्ट्रपति थे वीवी गिरी और विधायक थे रामस्वरूप वर्मा, और उस समय ये बात है 18 जून 1970 की। इन्होंने एक पत्र लिखा था राष्ट्रपति को कि आप पूरे देश में तुलसी चतुशताब्दी मनाने जा रहे हैं। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, उसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को कोई मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संक्षेप में भारत का संविधान मानव की बराबरी के सिद्धांत को मानता है और स्त्री पुरुष, शूद्र ब्राह्मण, म्लेच्छ हिंदू जैसे अमानवीय अंतर की कल्पना भी नहीं करता है। फिर आपने उपर्युक्त अमानवीय अंतर के प्रतिष्ठापक पंडित तुलसीदास की 4वीं शताब्दी मनाने को संरक्षण कैसे दिया? क्या यह कार्य संविधान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है? क्या इससे देश के विशाल बहुमत को ठेस नहीं लगती है? और उसके बाद उन्होंने तुलसी के रामचरितमानस की तमाम पंक्तियों को कोट करते हुए बताया कि कैसे तुलसी की रामचरितमानस घोर ब्राह्मणवादी और संविधान विरोधी ग्रंथ है, और इसको लोग मुखालफत किया। राष्ट्रपति को पत्र लिखा, ढोल गवां शुद्ध प्रश्नारी, जे वर्णाधम तेल कुम्हारा से लेकर के महावृष्टि चली फूट की यारी, अधम जाति में विद्या पाऊं, पूजी विप्र सकल गुणहीना, तमाम प्रकार के पत्रों में जिक्र करके राष्ट्रपति से रामस्वरूप वर्मा ये अपील करते हैं कि आप तुलसी जयंती मत मनाइए सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर हैं। उसी के वक्त उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 27 जून 1970 को उन्होंने, रामस्वरूप वर्मा ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और उन्होंने इसमें जिक्र किया कि उक्त ग्रंथ के वे अंश जो भारत की बहुसंख्यक जनता के मन पर गहरी चोट करते हैं, आप अवश्य छोड़ गई, अन्यथा तुलसी की चतुशताब्दी मनाने में आप शिरकत करने की स्वीकृति नहीं देती। वो प्रधानमंत्री को आपत्ति करते हैं। आप नारी हैं, स्वभावतः आपके दिल में उनके दुख सुख यानी नारियों के दुख सुख को समझने की अधिक क्षमता है। पंडित तुलसीदास ने अपने ग्रंथों में नारी निंदा की झड़ी लगा दी। सृष्टि के स्वाभाविक नियमों को भी बुरी तरह से कहने में पंडित तुलसीदास को महारथ प्राप्त है। भले उनसे करोड़ों माताओं के मन पर ठेस लगे, और फिर विस्तार में उसका जिक्र करते हैं, तमाम पत्र लिखते हैं, और इस तरह से वो कहते हैं कि यह पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद, मनुस्मृति को वो कहते हैं भारत की जो मानसिक गुलामी है उसका एक प्रमुख जो ग्रंथ है वो है मनुस्मृति, और इसके दहन की बात करते हैं। मनुस्मृति को रामस्वरूप वर्मा संविधान विरोधी और मानवता विरोधी कहते हैं, और मनुस्मृति पर लगातार उसमें चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने लगातार ये बातें लिखी। तो ये लोग कर्मकांड को तोड़ने की बात करते हैं। विवाह का अलग प्रोफार्मा बनाया था, और इस किताब के पेज नंबर 109 पर देखेंगे कि अलग से शपथ होती थी कि हमारा एक गठजोड़ है विवाह करना। इसमें पुरोहित और पंडा की कोई जरूरत नहीं, ये कर्मकांड है और ये वैज्ञानिक चेतना को नष्ट करता है। और उसके बाद इन्होंने जो काम किया वो पूरे देश में किस तरह से एक जागरूकता पैदा हो, ब्राह्मणवादी कर्मकांड के खिलाफ एक समानता की बात की जाए। वे मर्यादा पुरुषोत्तम को ब्राह्मण गुलाम राम कहते हैं। ये रामस्वरूप वर्मा और अर्जक संघ के लोग इंसानी बस्ती बनाने की बात करते हैं। मैं शोषित समाज दल के इंसानी बस्ती बसाओ कार्यक्रम को सर्वोत्तम मानता हूं। ऐसी सरकारी वन भूमि जिस पर अभी तक पेड़ नहीं लगाए गए, वहां इंसानों की एक बराबरी की बस्ती बने। मैं अर्जक संघ के कुछ सिद्धांतों को पढ़ने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा। इस अर्जक संघ का उद्देश्य यह था, शारीरिक परिश्रम को उत्तम मानने वाली सभी कौमों का संगठन है एवं उसकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना। और इसको लेकर के वो कहते थे कि सब लोग एक बराबरी का समाज बनाने के लिए अर्जक संघ का साथ दें। अर्जक संघ के साथ जब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जुड़े तो उन्होंने किस तरह से कहा कि अर्जक संघ एक प्रगतिशील सोच वाला एक संगठन है जो बराबरी की बात करता है, संविधान की बात करता है। शिक्षा सार्वजनिक होनी चाहिए, शिक्षा राष्ट्र की संपत्ति होनी चाहिए और उसमें वैज्ञानिक चेतना होनी चाहिए। लोहिया से जो विरोध था उसमें सीधे सीधे उन्होंने लोहिया से कहा था कि आप जो राम और कृष्ण को भारतीयता के प्रतीक मानते हैं, इससे जो है हमारा विरोध है, क्योंकि यह कर्मकांड के प्रतीक है, यह भारतीयता के प्रतीक नहीं हो सकते। आखिरी बात बाबू जगदेव प्रसाद पर आने से पहले, जिस पिछड़े वर्ग से खुद रामस्वरूप वर्मा आते हैं उस पिछड़े वर्ग को ब्राह्मणवाद की रीढ़ कहते हैं।
पिछड़े वर्ग को ब्राह्मणवाद की रीढ़ कहते हैं। उनका कोटेशन मैं पढ़ता हूं और ओबीसी समाज से ये उम्मीद करता हूं कि वो समझे कि यह सामाजिक न्याय की वैचारिकी क्या है। मैं कोटेशन पढ़ता हूं रामस्वरूप वर्मा की। शूद्रों में स्वाभिमान की इतनी कमी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में इतनी आस्था है कि उसकी पुष्टि के लिए कमर कसे तैयार रहते हैं। शूद्र लोग यानी ओबीसी समाज। पहले तो बहुसंख्यक स्वावलंबी शूद्रों को देखिए। अहीर, कुर्मी, लोधी, गूजर, गडेरिया, काछी, कोयरी, मुराब आदि इस प्रयास में लगे हैं कि इन्हें क्षत्रिय मान लिया जाए। ये सभी कौमें ब्राह्मणवादी सरकार द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण पिछड़ी और शोषित जातियां हैं। इन्होंने अपने नाम में क्षत्रिय जोड़ रखा है, जैसे कुर्मी क्षत्रिय, लोधी राजपूत, पाल क्षत्रिय, गुजर क्षत्रिय, यादव क्षत्रिय, कुशवाहा क्षत्रिय आदि। इससे एक ही परिणाम निकलता है कि ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था में जो क्षत्रिय को वैश्य और शूद्र से ऊंचा कहा गया है वह सच है। नहीं तो क्यों ये क्षत्रिय बनने के लिए लालायित होते? इन पिछड़ी जातियों का क्षत्रिय बनने के लोभ ने भारत के क्षत्रियों को, इसका परिणाम यह निकला कि एक विदेशी हमलावर के मुकाबले 5.7 से 10 पराजित होकर के भी श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र बहुसंख्यक पिछड़ों से पाकर मान्य रहे। यानी पिछड़े तबके क्षत्रियों के साथ लड़ते रहे और कभी पिछड़े तबके ने इसको अलग नहीं किया। उन्होंने कहा ब्राह्मणवाद के 4 अंग हैं जिससे ये पिछड़े तबके ब्राह्मणवाद की गिरफ्त में है। पुनर्जन्म और भाग्यवाद का विचार, बोलने, चलने, उठने, बैठने और खान पान में विभेद मूलक आचार, कमेरों की कमाई छीनने के लिए संस्कार। ये कमेरी जातियां कहते थे, ये काम करने वाले लोग हैं। और कमेरी जातियों पर जो परजीवी लोग हैं वो शोषण करते हैं, श्रम का शोषण है। इसलिए यह कम्युनिस्ट वैचारिकी के एक सोशल जस्टिस की वैचारिकी के भीतर समाहित करने की एक मुकम्मल दृष्टि है। रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद कुशवाहा। और उसके बाद ये कहते हैं ब्राह्मणवादी संस्कारों और त्योहारों से पिछड़े वर्ग के लोग इतने अधिक चिपके हुए हैं कि एक अहीर, कुर्मी, लोधी, गरड़िया इस बात पर गर्व करता है कि उनके विवाह को मिलाने और कराने में आज से अंत तक पंडित जी या तेरही में इतने अधिक ब्राह्मणों को खिलाया और दान दक्षिणा दी। और इसकी वजह से वो कहते हैं कि जो हायरार्की है कि पिछड़े वर्ग के लोग, जो कमेरी जातियां थी, जो कामगार जातियां थी, वो कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में शामिल नहीं हुई, अपनी जाति के नाम पे वंचना का शिकार हुई। लेकिन ये ब्राह्मणवाद की गिरफ्त में आने के नाते खुद को क्षत्रिय मानने लगी, जिससे सामाजिक न्याय की वैचारिकी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसलिए आज जरूरत इस बात की, यह जोखिम उठाना पड़ेगा कहने का कि पिछड़े वर्ग के लोगों के भीतर सांस्कृतिक रूप से एक वैचारिक दरिद्रता है, और जो रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और पेरियार ललई यादव के भरोसे कहा जा सकता है कि ये क्षत्रिय नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे होली में अबीर नहीं वीर बहादुर टीका लगाकर कायर बनने में जब इन पिछड़ों को सुख मिलता है, तो इनके मन की हीन भावना को स्वाभिमान में बदलना आसान नहीं है। यह ब्राह्मणवादी सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के कहे जाने के बाद से अब पिछड़े वर्ग की रट लगाए हुए हैं और जातीय सम्मेलनों और पिछड़े वर्ग सम्मेलन के रट लगाए हुए हैं। जातीय सम्मेलनों और पिछड़े वर्ग के सम्मेलन की ऐसी शान से करते हैं जैसे नीचे के धरातल से ऊपर के धरातल पर आ रहे हो, किंतु ये नहीं जानते कि सोने चांदी में मिलावट करने के बाद भी वह अपना नाम उत्तम यानी शर्राफ ही रहता है, क्योंकि उसका नाम खराब होने से हीन दशा का बोध होने लगता है। और इस तरह से वो बार बार ये कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग कभी द्विज जातियों में शामिल नहीं हो पाया, इसलिए अहंकार में ब्राह्मणवाद का कंधा बना, शिकार हुआ, दंगों में शिकार हुआ, लेकिन कभी वो शिक्षा से वंचित रहा, नौकरियों से वंचित रहा। इसलिए अर्जक संघ लगातार जितने भी तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक काम करता है, शिक्षा का काम करता है, और एक मुकम्मल दृष्टि से अर्जक संघ पूरे भारत में एक चेतना पैदा करने का काम करता है कि ब्राह्मणवादी धर्म, ग्रंथों और शास्त्रों से मुक्त होना है। शिक्षा, रोजगार और समानता, अस्तित्व की लड़ाई के साथ हम बराबरी की बात करते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद पर बात करने के बाद दोनों की बातें जुड़ी हुई हैं। मैं कुछ स्लोगन फिर से देता हूं और फिर याद करने के लिए आपसे आग्रह करूंगा कि आपको नरेंद्र दाभोलकर याद है, गोविंद पंसारे याद हैं, गौरी लंकेश, एम कलबुर्गी, ये सारे वे लोग थे जो सामाजिक चिंतक थे, पत्रकार थे, समाज शास्त्री थे,
लेकिन ये ब्राह्मणवाद की इतनी कट्टर मुखालफत करते थे कि पिछले एक दो सालों में इनको हत्या की गई। वैसे ही बिहार में हत्या की गई थी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की। और हत्या क्यों की गई यह बात, और उस हत्या में वहां का सामंती समाज और पुलिस प्रशासन, जिसमें तभी वो उच्च वर्ग के ही लोग थे, साजिश करके बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की निर्मम हत्या करते हैं। और हत्या क्यों करते हैं उसको समझने के लिए आप बाबू जगदेव प्रसाद और उनके मिशन के, जिन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता था, मैं उनके कुछ नारों से बात करता हूं। मैंने वो नारा सुनाया, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबू जगदेव प्रसाद का एक बड़ा प्रसिद्ध नारा था, अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। कादो समझते हैं? कीचड़, जिसमें खड़े होकर के घंटों घंटों तक शोषितों की महिलाएं उस कीचड़ में खड़े होकर के फसल बुआई का काम करती, और जो गौरवर्णी अपर क्लास की महिलाएं हैं, वो कभी इस कीचड़ में उतर करके श्रम का जो इस्तेमाल है वो नहीं करती। तो बाबू जगदेव प्रसाद कहते हैं कि समानता तब आएगी जब सामाजिक समानता है और उसमें लैंगिक समानता है। तो बाबू जगदेव प्रसाद कहते हैं, अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। बाबू जगदेव प्रसाद की पूरी लड़ाई इज्जत और रोटी की लड़ाई है। इन दो टर्मिनोलॉजी को अगर आप पकड़ेंगे तो आप पूरी सामाजिक न्याय की वैचारिकी को समझ जाएंगे। इज्जत, जो इज्जत आज भी नहीं मिल रही है, दलित को, एक पिछड़े को जाति देख करके भेदभाव होता है कैंपसों से लेकर के गांवों तक में, तो उस इज्जत और रोटी की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई मानते थे बाबू जगदेव प्रसाद। बाबू जगदेव प्रसाद 25 अगस्त 1967 को अपना एक भाषण देते हैं, जो इस किताब में आपको मिलेगा। शुरू का पहला भाषण है, समाजवाद या कम्युनिज्म की लड़ाई, शोषक बनाम शोषित की लड़ाई। और क्यों बिहार का लेनिन या भारत का लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को कहा जाता है, यह बात भी यहां से समझने वाली है। यह मुल्क 10 सैकड़ा शोषकों का एक विशाल चारागाह बन गया है। शोषकों के अखबार शोषितों के को गुमराह करते हैं। ऊंची जाति वाले लोगों ने हमारे बाप दादों से हरवाही की, मैं उनकी राजनीतिक हलवाही करने के लिए पैदा नहीं हूं। अगला कोटेशन सुनिए, यदि मार्क्स लेनिन हिंदुस्तान में पैदा होते तो 10% ऊंची जाति यानी शोषकों यानी बुर्जुआ बनाम 90% शोषित यानी सर्वहारा की मुक्ति को वर्ग संघर्ष की संज्ञा देते। कम्युनिज्म को भारत में सोशल जस्टिस की लड़ाई बताने वाले सबसे महत्वपूर्ण विचारक हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। और पूरे वामपंथी वैचारिकी के भारतीय वर्जन में जितनी मुश्किलें हैं उसका एक जवाब देते हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। वो क्या कहते हैं अपने भाषण में, ईश्वर, धर्म, वेद, पुराण, शास्त्र और जाल फरेबी शोषक के हाथ शोषण की तलवार है। द्विज विज्ञान और बुद्धि विरोधी है। इसी पृष्ठभूमि में शोषित दल की असलियत और अहमियत को समझा जाना चाहिए। हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों पर ऊंची जाति के लोगों का कब्जा, और आज भी वो कहते हैं डीएमके को छोड़कर के पूरे देश में ऊंची जाति के लोग हर आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, हर संगठन के नेतृत्व में है। भारत में एक संगठन है कम्युनिस्टों में सबसे रेडिकल कास्ट और क्लास की बात करने वाला, भाकपा माले, उसके भी शीर्ष पद पर देखिए द्विज बैठे हुए हैं। भारत की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके शीर्ष पर द्विज बैठे हैं। तो सामाजिक न्याय की जितनी पार्टियां आई, बेशक आप सपा, बसपा, आरजेडी, डीएमके, हरियाणा का जो एआईडीएमके, हरियाणा का जो लोक दल है, तमाम दल है, इनमें पहली बार द्विज यानी जो शोषक जातियां उनसे बाहर के लोग राजनीतिक नेतृत्व में आते हैं। लेकिन सामाजिक और सांगठनिक नेतृत्व में ये बार बार कहते हैं कि जिसकी पीड़ा है उसके बीच से नेतृत्व देना होगा। महिलाओं की लड़ाई पुरुष क्यों लड़े, वैसे ही शोषकों की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई शोषितों के बीच के नेतृत्व से लड़ी जाएगी। कम्युनिस्टों के बारे में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा क्या लिखते हैं, वही भाषण है। भारत में कम्युनिज्म के दुश्मन ही कम्युनिस्ट हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो कम्युनिज्म के दुश्मन है वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं।
हिंदुस्तानी जार और कुलाक कम्युनिस्ट पार्टी के महंत हैं। डांगे, नंबूदरी पाद, ज्योति बसु और अन्य चोटी के कम्युनिस्ट नेता हिंदुस्तानी जार और कुलाक हैं। ये लोग न सिर्फ द्विज हैं बल्कि इनमें कई लोग करोड़पति और कुछ अरबपति हैं, लखपति और करोड़पति हैं। ये कभी सर्वहारा यानी शोषित के दोस्त नहीं हो सकते। मार्क्स लेनिन आज हिंदुस्तान में होते तो तमाम कम्युनिस्ट नेताओं को सर्वहारा या शोषित का दुश्मन करार देते। और फिर किस तरह से वो द्विज यानी जनसंघ पर हमला करते हैं। कम्युनिस्ट नेतृत्व की तरह जनसंघ नेतृत्व भी जिले से लेकर सूबे तक और सूबे से लेकर केंद्र तक द्विजों का नेतृत्व। और आज भी देखिए आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, हर संगठन में प्रमुख कौन है। अब तो दबाव सामाजिक न्याय की राजनीति का है तो बेशक कुछ पदों पर कथित ओबीसी और दलित बिठाए गए हैं, लेकिन अंततः गिरफ्त में पूरी वैचारिकी किसके? द्विजों के। जनसंघ का नेतृत्व विशुद्ध ब्राह्मणवाद पर आधारित है। मुझे कम्युनिस्ट डांगे, नमूदरीपाद और जनसंघी अटल बिहारी वाजपेयी और बलराज मधोक में अंदरूनी तौर पर कोई फर्क नहीं आता। इनके नारे में अलग अलग है, लेकिन दोनों का नेतृत्व अपर कास्ट ब्राह्मणों के हाथ में। और यहां तक कि राम मनोहर लोहिया की संसोपा की भी आलोचना बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा करते हैं। और तब वो कहते हैं कि शोषित दल 90% शोषितों का राज कायम करेगा। शोषित दल का सिद्धांत है 90% शोषितों का राज, सत्ता पर कब्जा और इस्तेमाल, सामाजिक आर्थिक क्रांति द्वारा बराबरी का राज कायम करना। सामाजिक न्याय की वैचारिकी में अगर हम भूमि का वितरण, अगर हम आर्थिक न्याय की बात नहीं कर रहे हैं तो हम सामाजिक न्याय के साथ धोखा कर रहे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम स्वरूप वर्मा, ललई यादव, पेरियार, इवन मंडल कमीशन की रिपोर्ट सब में आर्थिक न्याय की बात कही है। इसीलिए शोषित दल की नीतियां वर्ग संघर्ष में विश्वास करने वाले कट्टर वामपंथी दल की नीतियां होंगी, यानी शोषित दल को असली कम्युनिस्ट दल कहते हैं। ऐसी नीतियों को बनाने और उन्हें अमल में लाने के लिए भी जरूरी है कि शोषित समाज के गरीब नेतृत्व ही इसमें आगे आए। गरीबों के लिए गरीब ही लड़ सकता है, अमीर का बच्चा कभी न सच्चा। इस बुनियाद पर गांव से लेकर दिल्ली तक शोषित इंकलाब कायम करना होगा। हम इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। 25 अगस्त 1967 बाबू जगदेव प्रसाद का भाषण है। जनसंघ के बारे में क्या लिखते हैं? आरएसएस जो आज भाजपा थी, आज भाजपा होती तो उसके बारे में लिखते, शोषित आज भी द्विजों के गुलाम है। ईश्वर, देवता, पूजा पाठ, भाग्य, नक्षत्र, धर्म, ये सभी शोषितों को गुलाम बनाए रखने के लिए द्विजों के हथियार हैं। आज तक ब्राह्मणों ने काहिल और जाहिल बनाकर रखा है शोषितों को। आगे रखने की साजिश रच रहे हैं, इसलिए इस साजिश की रहनुमाई जनसंघ कर रहा है, यानी आज की भाषा में कहें तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सामाजिक न्याय की वैचारिकी को आप इस धरातल पर आकर समझें, तब आपको लगेगा कि आपको असल लड़ाई भाजपा से नहीं लड़नी, असल लड़ाई सामाजिक और सांस्कृतिक है। जब तक आप 90% शोषितों को ब्राह्मणवाद के चंगुल से नहीं निकाल पाएंगे, तब तक आज इस जनसंघ और आज की भाजपा को हराने में नाकामयाब होंगे। और वो फिर क्या लिखते हैं मुसलमानों के लिए? दरअसल भारतीयकरण होना चाहिए हिंदुस्तान के द्विजों का और द्विज मनोवृत्ति वालों का, ब्राह्मणों, भूमिहारों और राजपूतों का, सेठों, महासेठों और पूंजीपतियों का, जो अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं करते, कुछ नहीं देखते। यानी अगर आपको राष्ट्रवाद की चेतना समझानी है, राष्ट्रवाद की चेतना लोगों में भरनी है, तो आपको सबसे पहले द्विजों को, जो लोग शोषक हैं, उनको इस राष्ट्रवाद की चेतना में बताना होगा। और फिर वो कहते हैं वास्तव में भारतीयकरण होना चाहिए जनसंघ का, यानी आज की शब्दावली में कहें तो भारतीय जनता पार्टी का। और आज आप देखेंगे यही भारतीय जनता पार्टी सबको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रही है और सबको राष्ट्रवादी होने का सिखा रही है। मुसलमान की वफादारी को चुनौती देने वाले जनसंघ की खोपड़ी वास्तव में उल्टी है। और आज भी मुसलमान को सबसे ज्यादा प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है, घोषित करना पड़ रहा है कि वे देश के नागरिक हैं। खुलेआम उनकी लिंचिंग, खुलेआम उनको यह कहना कि तुम विदेश चले जाओ, तुम पाकिस्तान चले जाओ। आज बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा होते तो पूरे देश के 90% शोषितों को एकजुट करते, दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमान और महिलाएं
ये है सामाजिक न्याय। अगर हम इस वैचारिकी को आज जनता के बीच ले जाएं तो कभी दंगे न होने पाए। 10% लोग दंगे नहीं करा पाते, 10% लोग शिक्षा को प्राइवेटाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हमने तो सामाजिक न्याय की वैचारिकी को ही झोल कर दिया। शोषित दल ने तमाम दलित, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जातियों को शोषित माना है और अपने इंकलाबी झंडे के नीचे संगठित करने की कोशिश कर रहा है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा 19 जनवरी 1970, ये वो दौर था और उस दौर में ये बात कर रहे थे। और आज हम डरते हैं, आज हम आरएसएस से डरते हैं, आज हम संघ से डर रहे हैं कि नहीं वो हम उससे कैसे लड़ पाए। हमारे पुरखे पुरोधाओं ने उस जमाने में मनुस्मृति जलाई, उस जमाने में तुलसी की रामचरितमानस की कॉपियां फाड़ी, और आज हम डरते हैं कि हम वैचारिक तौर पर झोल कर लें। नहीं चलेगा। आरएसएस और बीजेपी को हराना, ब्राह्मणवाद और मनुवाद से इस देश को बचाना, और यही असली राष्ट्रभक्ति है। और उसके बाद वो लगातार ये कहते हैं कि इस देश में उस समय 16 अप्रैल 1970 को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा बिहार में एक भाषण देते हैं, बिहार विधानसभा में। उस भाषण का जिक्र कर रहा हूं आपसे। 10% शोषक बनाम 90% शोषित की रोटी और इज्जत की लड़ाई वैज्ञानिक समाजवाद यानी कम्युनिज्म की असली लड़ाई है। इसलिए इन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता है। कम्युनिज्म की असली हिमायती सोशल जस्टिस के लोग हैं, और अब वो लोग जो लोहिया के साथ जगदेव प्रसाद कुशवाहा और रामस्वरूप वर्मा को पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में असली वर्ग संघर्ष आर्थिक ना गैर बराबरी के आधार पर नहीं, सामाजिक गैर बराबरी के आधार पर है। यही हिंदुस्तान का मार्क्सवाद लेनिनवादी वर्ग संघर्ष है। यही कम्युनिज्म की लड़ाई है। जो इस विश्लेषण को नहीं मानता वह न तो क्रांतिकारी है न कम्युनिस्ट। अगर आज आप जाति की बात करने पर जातिवादी कहते हो और कम्युनिस्ट होने के बाद भी आप अगर जाति के सवाल को एड्रेस नहीं करते तो आप कम्युनिस्ट नहीं है। हम आरएसएस से कैसे कहें? आरएसएस तो जातिवादी, घोर जातिवादी है, उसी से तो लड़ना है। शोषित समाज दल 90% शोषितों का एकमात्र दल बनना चाहता है। जीवन के सभी सार्वजनिक अंगों पर ऊंची जाति का कब्जा है। सरकारी यंत्रों पर ऊंची जाति का कब्जा है। 22 साल की आजादी के बाद 3 पंचवर्षीय योजनाओं के अमल और समाजवादी घोषणाओं के बाद हरिजन, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जातियां ऊंची जातियों की गुलामी करने को मजबूर है। आज हमारे नेता ये भाषा ही नहीं बोलते। वास्तव में आज का भारत 10% द्विजों का भारत है। इसको 90% शोषितों का हिंदुस्तान बनाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सभी सरकारी महकमों पर ऊंची जाति का कब्जा है। फिर वो एक आंकड़ा देते हैं कि हमारे सर्वेक्षण के मुताबिक कृषि विभाग के प्रथम श्रेणी के 133 अफसर हैं, जिसमें 11 शोषित हैं। 90% लोगों में 11। और इस तरह तमाम आंकड़े देते हैं। विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के आंकड़े देते हैं। और जब हम पिछले साल रोस्टर की लड़ाई लड़ रहे थे तब भी हमने आंकड़े दिया था ना कि आज भी 496 कुलपतियों में से 36 ओबीसी, 6 एससी, 6 एसटी छोड़ करके 450 द्विज जातियों के हैं। जुडिशरी में कितने लोग हैं? ये जो नारा है ना, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है धन, धरती और राजपाट। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय, इसमें हम बराबरी की बात कर रहे हैं। यह बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नारा था। ये 1970 में शंभूक के नाम से छद्म पत्र भी लिखते हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, और ये कहते हैं कि मार्क्स कैपिटल लिखते मर गया, लेकिन वो ब्राह्मणवाद जो किस तरह से हिंदुस्तान में 20,000 आईएएस और आईपीएस हैं, जिनमें करीब 16,000 ब्राह्मण हैं। आज कितने ब्राह्मण हैं? इसीलिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। बाबू जगदेव प्रसाद का कुशवाहा का एक इंटरव्यू लेता है रूसी इतिहासकार पाल गार्ड लेबिन। वो इनसे पूछते हैं कि हम लोग, आप कम्युनिस्ट नहीं है? तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं क्योंकि नहीं हूं, क्योंकि डांगे, नंबूदरी पाद, ज्योति बसु, पीसी जोशी, चंद्रशेखर सिंह और इंद्रदीप सिंह जैसे कुलाक पार्टी में भरे हैं, और ऐसे ही लोग कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। इसलिए मेरे जैसा आदमी कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं हो सकता। ये सब अमीर हैं, ऊंची जाति के और करोड़पति हैं। आज भी अगर हम ये इस तर्क को माने तो असल मानी में सामाजिक न्याय का कोई दल बचा नहीं। बाबू जगदेव प्रसाद से पूछा गया, एक इंटरव्यू है डॉक्टर एफ टॉमसन 1970 में लेते हैं, तो उनसे पूछा गया कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा कि सरकारी, अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो सरकारी
गैर सरकारी अर्ध सरकारी नौकरियों में 90% शोषितों के लिए 90% जगहें सुरक्षित कर दूंगा। मतलब आप समझते हैं 90% रिजर्वेशन। और हमारी आंखों के सामने संविधान की मूल भावना की हत्या करता हुआ 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो गया और तमाम पार्टियां उनका समर्थन कर रही थी। इतिहास माफ करेगा क्या उन्हें, विरोध नहीं हो पाया। कहां तो लड़ाई सामाजिक न्याय की 100 में 90 की हिस्सेदारी मांगने की थी, और न तो आज आम जनता, न तो आज दलित पिछड़े आदिवासी कम्युनिटी के आम लोग अपने हक को समझ पा रहे हैं, और न उनके पॉलिटिकल पार्टियां। दरअसल विडंबना यह है कि चुनावी राजनीति में वैचारिकी हार जा रही है। उन्होंने कहा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं, 100 में 90 जगहें शोषितों के लिए हर जगह सुरक्षित कर दूंगा, आरक्षित कर दूंगा। उससे नौकरशाही पर हमारा कब्जा हो जाएगा, जिसके जरिए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में इंकलाब यानी बड़े बड़े काम आसानी से कर सकेंगे हम। और दूसरे जिन राजनीतिक दलों के नेतृत्व में 10% से ज्यादा भी ऊंची जाति के लोग रहेंगे, उन राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देंगे। आज की कम्युनिस्ट पार्टियां पूरा एक मुश्त ब्राह्मणवादी एक जाति का नेतृत्व किए हुए हैं, और आप कहते हैं कि जाति मत देखो, काम देखो। ये सवाल बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा उठाते हैं कि 90% जनता की इच्छा की काम करना। फिर ये इंटरव्यू लेने वाला उनसे पूछता है कि आप तो 90% जनता की तानाशाही की बात कर रहे हैं। तो जगदेव बाबू कहते हैं, नहीं, मैं 90% जनता के अगर हित की बात कर रहा हूं तो जिस बात में 90% जनता का हित हो वो तानाशाही नहीं, वही असली लोकतंत्र है। और आज 10% अपर क्लास, अपर कास्ट पुरुषों से यह देश पूरा नचाया जा रहा है। मदारी सत्ता में बैठ करके कभी सीएनआरसी के विरोधियों को उठा ले जा रहे हैं, कभी आपका आरक्षण छीन रहे हैं, कभी पिछड़ी जाति के लोगों को हिंदू बना रहे हैं, कभी वनवासी बना रहे हैं आदिवासियों को, और आपका हक छीन करके आपको ही समझाने में सफल हो गए कि आप हिंदू हैं। और आपने सामाजिक न्याय के वैचारकों को पढ़ना तक कबूल नहीं किया। पढ़िए, ओबीसी जाति के हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, और वो सबकी एका की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि किस तरह से प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की नौकरियों और शिक्षा को कहते हैं प्राइवेट एजुकेशन नहीं, सरकारी शिक्षा, राष्ट्रपति हो या मजदूर की संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज की सामाजिक न्याय की वैचारिकी अगर शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ न लड़ पाए तो फिर किस बात के आप सामाजिक न्याय? आपके बच्चे अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो लड़ कैसे पाएंगे? और फिर आप हिंदू बनकर के लिंचिंग में जाइए। मुसलमानों के लिए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा क्या लिखते हैं, हिंदुस्तानी शोषित दल की निगाह में हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी जातियों की तरह मुसलमान भी शोषित हैं। रहे होंगे कभी शासक, लेकिन आज जिंदगी के हर दौर में मुसलमान पीछे ढकेले जा चुके हैं। मुसलमानों की जमीन छीन ली गई, उनके रोजगार का दायरा सिकुड़ चुका है। हर साल, हर महीने, हर हफ्ते और हर दिन मुसलमान कत्लेआम के शिकार होते हैं। ये हिम्मत है सामाजिक न्याय के लोगों के कहने में, ये तेवर है कि दंगे में सामाजिक न्याय नहीं है। सामाजिक न्याय तो वंचितों की, शोषितों की एका में, श्रमजीवियों की एका में, कमेरे जाति की एका में है। तो ओबीसी जातियां ब्राह्मणवाद के हाथ में खेल करके दंगे में शामिल हो रही। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कह रहे हैं कि सचमुच आज मुसलमान चौराहे पर खड़े हैं। हिंदुस्तानी शोषित दल मुसलमानों की परेशानी को समझता है और उनको इंसानी हक और बेहतर जिंदगी हासिल करने के लिए नई तरकीब से वो आगे काम करना चाहता है। और हिंदुस्तान में उर्दू यानी भारत की दूसरी सबसे बड़ी जबान उर्दू को वो कह रहे मुसलमानों के साथ खत्म होती जा रही है। मैं शोषित इंकलाबी कामयाबी के कार्यक्रम पढ़ रहा हूं और खत्म करूंगा, लेकिन आखिरी में जाते जाते बहुत गंभीर बातें आपसे साझा कर रहा हूं। पहला कार्यक्रम बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, 90% शोषितों के लिए सभी तरह के सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में 90% जगहें सुरक्षित की जाए। 90% आरक्षण। आज तो लोग जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले हैं आरक्षण का नाम नहीं लेते। दूसरा, अब लक्ष्य, उक्त लक्ष्य की प्राप्ति से पहले हरिजन यानी दलित और आदिवासी के लिए नौकरियों में जो स्थान सुनिश्चित है उनको भरने के लिए अलग केंद्रीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोग गठित किए जाएं, जिनके सदस्य और पदाधिकारी उसी वर्ग से आए। आज ब्राह्मण बैठ करके ओबीसी का इंटरव्यू लेता है,
सारे ब्राह्मण बैठ करके उसमें एक ऑब्जर्वर बिठा देते हैं, कैसे? तीसरा, जो पाखाना पेशाब साफ करने की प्रथा मनुष्य के द्वारा खत्म की जाए। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पद, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, ये तेवर उस जमाने में था, आज हम में नहीं है, हम निकम्मे हो चुके हैं वैचारिक रूप से। चौथा लक्ष्य है इंकलाबी शोषित जमात का, जनसंघ जैसे सांप्रदायिक दलों और राष्ट्रीय सेवक संघ जैसे सामाजिक संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया जाए, आरएसएस और भाजपा पर बैन लगाया जाए। यह है तेवर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का। ऐसे संगठनों को खत्म किए बगैर शोषित जनता की इज्जत और रोटी की लड़ाई कामयाब नहीं हो सकती। आज तो उन्हीं का राज आ गया और उनके राज को हटाने के नाम पर हम वैचारिक दरिद्रता और समझौता कर रहे हैं। क्या वैचारिक दरिद्रता समझौता से हम लड़ाई जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। पांचवा, उर्दू को सरकारी जबान बनाई जाए। छठवां, 5 साल के अंदर हर खेत और हर घर को मुफ्त पानी और बिजली दी जाए। एक आदमी एक पेशा लगाया जाए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पद्धति लागू की जाए, यानी शिक्षा पर बल है सामाजिक न्याय का। सरकारी, गैर सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाने की उम्र खत्म की जाए। विदेशी उद्योगों, बैंकों, चाय, काफी, बैगानों का, खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये मांग आप देखेंगे कि आजाद हिंदुस्तान में सब सामाजिक न्याय के लोगों का है। यह है आइडिया ऑफ इंडिया, यह है मुकम्मल ढंग से इस देश को बनाने का विचार। हमारे दलों ने इस विचार को नहीं माना, हमारे दलों ने इसको नहीं किया, इसलिए हम इससे कमजोर हो गए। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा अर्जक संघ की व्याख्या करते हैं, मानव निर्मित या उत्पादित जो भी है वह सब शारीरिक श्रम के द्वारा अर्जित हो सकता है, इसमें संदेह नहीं। मन से हम चाहे जिस रचना की कल्पना करते हो, लेकिन वह तभी हो सकेगी जब शारीरिक श्रम लगेगा। अतः शारीरिक श्रम को श्रेष्ठ मानना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। हमारे यहाँ मन को श्रेष्ठ माना गया, इसीलिए तो रिक्शा उठाने वाला, महिला ढोने वाले, आदिवासी जातियों के लोग, पिछड़ी जातियों के लोगों को काम के और पेशे की वजह से तो उनको वो इज्जत नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए। पर विडंबना यह है कि भीख मांगने में भी स्वाभिमान का अनुभव करने वाला वर्ग आज भारत में समाज का अग्रणी होने का दावा करता है, और जो कठिन शारीरिक परिश्रम करते उन्हें हेय दृष्टि न देखता है। नहीं तो भंगी कैसे न छुए, योग्य और द्विज कैसे पूज्य बन गया। धरती के पूत कही जाने वाली खेतीहर कौमों के पास चाहे खाने को अन्न न हो, लेकिन शारीरिक श्रम को हेय करने वाले द्विजों के पास अन्न का भंडार हो गया। ये सब सवाल उठाया था उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत में आर्थिक गैर बराबरी सामाजिक गैर बराबरी के चलते है, यानी गैर बराबरी सामाजिक जाति के नाम पर है, और इस तरह से उसको उन्होंने खारिज करने की मांग की। एक वाकया मिलता है, एक महिला, जगदेव प्रसाद जब 5वीं कक्षा के छात्र थे तो इन्होंने शाम को एक मजदूर को, जो गांव में इनका दाता लगाता था, एकाएक जमीन पर निढाल होते हुए देखा और उसके पास जाके चटाई बिछाई और जगदेव बाबू ने उनसे पूछा, वो महिला थी, महिला ने जवाब दिया, भोजपुरी में जवाब है, सुनिएगा ध्यान से और इसके मर्म को समझिएगा। दिनवा भर मलिकवा काम लेवला और खाएला 2 गो बासी रोटी आ मिचाई भेजवा देके देवेला। एक तो लह लह धूप आ दोसर बूढ़ शरीर, देह में ताकत न हो, थक गैलानी, चटइयो तक पहुंचे का हिम्मत ना भैल। और तब बाबू जगदेव प्रसाद कहते हैं कि हमने श्रम का शोषण किया है, हमने श्रम का जो शोषण किया है वह आर्थिक गैर बराबरी को जन्म देता है, और श्रम के शोषण में जाति आड़े आती है, और इसलिए वो कहते हैं कि आर्थिक गैर बराबरी के बिना सामाजिक गैर बराबरी अधूरी है, और सामाजिक गैर बराबरी के बिना भारत एक देश नहीं बन पाएगा। और तब उन्होंने 15 मई 1974 को क्या मांग की थी, अनिवार्य और समान शिक्षा लागू की जाए। डॉक्टर अंबेडकर का सारा साहित्य प्रदेश के दलित आदिवासियों, छात्रावासों और पुस्तकालयों में रखे जाएं। भ्रष्टाचार, बेकारी, महंगाई दूर करने के लिए बात की जाए। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दो।
आज तो पिछड़े वर्ग का ही आरक्षण सबसे ज्यादा छीना जा रहा है। नीट में आरक्षण नहीं है और पिछड़े वर्ग के नेता चुप बैठे हैं और पिछड़ा वर्ग खुद को छत्री बनाने में बैठा हुआ है। आरक्षण कहीं नहीं, सारे जगह से हक मारा जा रहा है, लेकिन वो पढ़ेगा भी नहीं रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद कुशवाहा को। प्रदेश में भूमिहीनों या 1 एकड़ तक भूमि वाले दलित, गिरिजन व प्रजाजनों को 5 साल के अंदर सरकारी वन भूमि में इंसानी बस्ती बसाकर व रोजगार की गारंटी देकर स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनाया जाए। इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात है। खेत मजदूरी का अधिनियम लागू किया जाए और इस तरह से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा लगातार उस बात को कहते हैं। और फिर वो जब शोषित समाज दल का गठन होता है तो वो क्या बोलते हैं, इस नारे और स्लोगन को याद रखिएगा, ये आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। मैं आज 100 वर्षों की लड़ाई की नींव डाल रहा हूं। यह एक क्रांतिकारी पार्टी होगी जिसमें आने और जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततो गत्वा हमारी ही होगी। दूसरा कोटेशन, वो बाबू जगदेव प्रसाद जब भाषण देते थे तो वो अपनी उंगलियों को ऐसे करते थे और कहते थे कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पूंजीपति और शूद्र सबसे नीचे, ये सब ऊपर हो गए और इसका शोषण कर रहे हैं। वो कहते थे हमें इस पूरे तंत्र को उलट देना है और कहना है शूद्र ऊपर हो जाएगा, बाकी सब नीचे। ये शैली थी आम बोलचाल की भाषा में। वो कहते थे ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक लकीर में स्तरीकरण समाज का बना हुआ है, जिसमें ऊपर ब्राह्मण है, आगे आगे चल रहा है, पीछे शूद्र है और सब एक दूसरे को पीछे से ठोकर मार रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण को ठोकर मारने के लिए शूद्र के पास मौका नहीं। इसलिए वो कहते थे कि पूरे समाज के स्तरीकरण को गोल कर दीजिए ताकि शूद्र भी ब्राह्मण को पैर से ठोकर मार सके। 1922 में जन्म हुआ था 2 फरवरी को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का। मां का नाम रासकली देवी और पिता प्रयाग नारायण। और इंटरव्यू देने गए थे बिहार लोक सेवा आयोग में, तो इनसे कहा गया कि साग सब्जी बेचने वाला कुशवाहा अब डिप्टी कलेक्टर बनेगा। उन्होंने डिप्टी कलेक्टरी का इंटरव्यू को लात मारी और उनके साथ भोला सिंह भी बाहर आ गए। पटना सचिवालय में कुछ दिन नौकरी की और फिर उसके बाद बाहर निकले। 3 बार मंत्री रहे और 1 बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे। उस समय त्रिवेणी संघ और सहजानंद का किसान आंदोलन चल रहा था। और फिर वो एक वाकया मिलता है जहां 1967 में जगदेव बाबू ने बिहार विधानसभा चुनाव में संयुक्त सोपात के उम्मीदवार के रूप में कुर्था से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। जगदेव बाबू और कर्पूरी ठाकुर की सूझबूझ से पहली बार जहां गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन मुख्यमंत्री के चयन पे तमाशा हो गया और ये कहा गया कि मुख्यमंत्री पद को जिसने हराया है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को, वो मुख्यमंत्री बनेगा। और महामाया प्रसाद सिन्हा को 5 मार्च 1967 को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद मैंने पहले भी जिक्र किया कि अर्जक संघ के बाद समाज दल और शोषित दल मिला करके शोषित समाज दल का नारा बुलंद करके लगातार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा आंदोलन करते हैं। फिर दिन आता है 5 सितंबर 1974 का। जगदेव प्रसाद पूरे देश में किसानों के आंदोलन का एक आह्वान हुआ होता है। जगदेव प्रसाद कुर्था यानी आज के गया जिले में था, जो अब अरवल में है, प्रखंड में कार्यालय के सामने हजारों किसान मजदूरों के साथ, अपने दल के संगठन के साथ किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और उसी समय सामंतों, पुलिस और तमाम ऊंची जाति के उन लोगों के द्वारा एक साजिश के तहत बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और उस समय जब हत्या की जा रही होती है, उस समय नारा उस भीड़ का लग रहा था, बिहार लेनिन जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है, इंदिरा तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक होए। इन नारों के बीच अचानक गोली चलती है और बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मार दिया जाता है। पुलिस उन्हें खींच करके
वापस ले जाती है थाने में और बड़ी बेरहमी से उनके साथ, उनके मृत शरीर के साथ भी अत्याचार किया जाता है, केवल इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति बिना लाग लपेट के ब्राह्मणवादी मनुवादी हेजमनी के गढ़ में घुस करके पूरे तेवर के साथ लड़ाई कर रहा था। और उसकी मौत इतनी दर्दनाक होती है कि उस समय जो लोग थे, जयप्रकाश नारायण का पत्र इस किताब में आपको पढ़ना चाहिए, बाबू जगदेव प्रसाद समग्र को। और उस समय वो कहते हैं बाबू जगदेव प्रसाद के लिए कि शोषित लोग लग जाएं तो शासन एक दिन में बदल जाएगा। ये बिहार के एकमात्र बड़े नेता थे और इनके लिए जो शोषित समाज दल संपूर्ण क्रांति के लिए जीवन दान लगा रहा है, इसलिए हम इस घड़ी को कभी नहीं भूलेंगे। बाबू जगदेव प्रसाद के पद चिन्हों पर चलेंगे, तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर का एक पत्र है जिसमें वो सीधे लिखते हैं कि यह जो सरकार का जो बयान आया है वह सब झूठ है। मैं इसे झूठ ही नहीं बल्कि बदमाशी मानता हूं। लूट की बात झूठ है, यानी आरोप लगा दिया गया कि इन्हीं के लोग जो आंदोलनकारी थे वही गोली चलाए। तो वो कहते हैं आग लगाया, आग कहाँ की बात झूठी है। गोली चलने के पूर्व कहाँ लूट हुई, गोली कहाँ चली, क्या ब्लॉक ऑफिस में आग लगी। ये सरकार वाले झूठे हैं, एक नंबर के झूठे हैं। ये दिन को रात और रात को दिन कहते हैं। इंदिरा गांधी बोलती है जनतंत्र बचाओ, सैकड़ों लोगों को लाठियों से मारा, फिर गोली चलवाकर जगदेव प्रसाद जी को मार दिया। कहाँ गया तुम्हारा लोकतंत्र जनतंत्र। शोषित और पीड़ित की जुबान है बाबू जगदेव प्रसाद। इनकी हत्या जानबूझकर योजना बनाकर की गई है। अगर इनके मरने की योजना नहीं बनाई होती तो 11 बजे दिन में ही इन्हें गिरफ्तार कर लेते, लेकिन इन्हें बेरहमी से मारा गया। इनके लाश तक को सौंपे नहीं गया। पुलिस और ऊंची जात के सामंत मिलकर के उनको बेरहमी से वो दर्दनाक करते हैं। और आज भी बाबू जगदेव प्रसाद के समर्थक 2 फरवरी को कुर्था में गम नहीं मनाते, उत्सव मनाते हैं और 3 दिनों का मेला लगाते हैं जिसमें देश भर से लोग जाकर के बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के याद करते हैं। खड़ा रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने पर, मिली सफलता उसको जीने में या फिर मर जाने पर। ऐसे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का वो स्लोगन जाते जाते आपके बीच में फिर से छोड़ रहा हूं। 2 स्लोगन याद रखिएगा कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततोगत्वा हमारी होगी। जो खेत को जोते बोए वही खेत का मालिक होए। अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो आइडिया ऑफ इंडिया में सोशल जस्टिस की वैचारिकी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और सारी प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी का इंक्लूजन है। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय में आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय, शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक संपत्ति, इस तरह के वैचारिकी के साथ आज भी हिंदुस्तान और भारत को, हिंदुस्तान नहीं कहना चाहिए, भारत को एक मुकम्मल मुल्क बनाने का एक ही विचार है और वो है सामाजिक न्याय। और इसके लिए पिछड़े वर्ग के लोगों, आपके लिए मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का वो कोटेशन रामस्वरूप वर्मा का फिर से पढ़ के जा रहा हूं। अहीर, कुर्मी, लोधी, गुर्जर, गडेरिया, ये सब इस प्रयास में लगे कि उन्हें छत्री मान लिया जाए। ये सभी कौमें ब्राह्मणवादी सरकार द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के द्वारा पिछड़ी हैं, लेकिन फिर भी अपने नाम के आगे छत्री जोड़ रही हैं। इससे ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था में जो छत्री और वर्ण है वह मजबूत होगा और इन पिछड़ी जातियों का हक हुकूक कभी नहीं मिलेगा। इसलिए रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद कुशवाहा को पढ़ें, सामाजिक न्याय की वैचारिकी को समझें, बारीकी से अध्ययन करें और तब देखें कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिला यह सब मिला देंगे तो आज के हमारे सवाल सुलझेंगे। आज हम शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है। आज जेंडर जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं ना, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई है। आज जल जंगल जमीन के लिए लड़ना पड़ रहा है, संपत्ति के असमान वितरण के लिए लड़ना पड़ रहा है, यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है।
आज दंगों में देश झुलस रहा है। एक धर्म विशेष यानी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। मुसलमान को जिस दिन आप शोषित यानी 90% में मानेंगे, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी। दंगे रुक जाएंगे, लैंगिक भेदभाव रुक जाएगा, आर्थिक गैर बराबरी रुक जाएगी, सबको शिक्षा और सबको काम मिलेगा, और फिर वह भारत बनेगा जो संविधान का भारत है। इसलिए मनुस्मृति को आग लगाने वाले, रामायण और रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाला जो तेवर था, वह तेवर आज के सामाजिक न्याय की वैचारिकी में नहीं है। हम समझौता परस्त हो गए हैं। हमारी राजनीतिक दलों में आत्मविश्वास नहीं है। वो लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और जो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, जो सामाजिक न्याय के बुद्धिजीवी हैं, वो जनता से दूर हो गए। तो जनता आज कर्मकांड में फंसी है, बुद्धिजीवी आज अपने को जनता से जोड़ने में फेल है, और चुनावी दल चुनाव और सत्ता पाने के गठजोड़ में फेल है। और सब में यह फेल हो रहा है संविधान और सामाजिक न्याय। इसलिए सामाजिक न्याय की वैचारिकी को समझने के लिए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, राम मनोहर लोहिया, कांशीराम, फूले, पेरियार, अंबेडकर, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा को एक करके पढ़िए। 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, लेकिन देश को बचाना और वैसा बनाना जैसा सामाजिक न्याय चाहता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सामाजिक न्याय की पाठशाला से जुड़ करके आपको कुछ नए तथ्य मिले होंगे, नई चीज मिली होगी। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैंने इन दोनों नायकों, राष्ट्र नायकों के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन इतना जरूर बताया है कि आपके मन में उत्सुकता हो, खोजें, पढ़ें और इस देश को बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सामाजिक न्याय की पाठशाला से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।